हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे BPYG 171 द टॉपिक ऑफ अप्लाइड एथिक्स। आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। ओके, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, तो एक बार इसको विजिट जरूर करिएगा। हमने आपका सारा सिलेबस यहाँ पर कवर कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप इनको कंप्लीट करके चले जाते हैं तो आपके 90+ स्कोर आराम से आ जाएंगे, तो एक बार इसको जरूर देखिएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज 9580023321। ओके गाइस, तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, विच इज डिस्कस इन डिटेल द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट समझते हैं कि टेररिज्म है क्या। देखिए, जब भी कभी पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल या किसी भी आइडियोलॉजिकल गोल को पूरा करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल होता है या फियर का इस्तेमाल होता है या डराने धमकाने जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है, तो उसी को टेररिज्म बोला जाता है। ठीक है, ये एक आज के टाइम पे ग्लोबल प्रॉब्लम है, जहां जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो टारगेट करते हैं सिविलियंस को, सरकारों को, इंस्टीट्यूशंस को, ताकि अपना डर दूसरों में फैला पाए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पहले क्या कॉजेज क्या है इस टेररिज्म के। तो पहला कॉज है यहाँ पे पॉलिटिकल कॉजेज। देखिए, यहाँ पर पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन को एक बड़ा रीजन बताया गया है टेररिज्म के स्प्रेड के लिए। ठीक है, जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है, उनके राइट्स का डिनायल होता जा रहा है, ठीक है, और कोई भी उनको सपोर्ट नहीं दे रहा है, पॉलिटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों को लगता है उनके राइट्स खत्म हो रहे हैं, इन सारी चीजों की वजह से जब लोगों पे एक गुस्सा उमड़ के आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं टेररिज्म को जन्म देता है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल कॉज हुआ। सेकेंड इज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। यहाँ कुछ लोग रिलीजन की कुछ एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन देकर वायलेंस और टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, या अब एक और चीज हमें ध्यान रखने की, जो टेररिज्म है उसका कोई धर्म नहीं होता, पर धर्म के कुछ एक्सट्रीम तरीके से इंटरप्रिटेशन निकालकर लोगों को ये बताया जाता है कि वायलेंस इज ओके, टेररिज्म इज ओके। ठीक है, बट इट इज नॉट। फिर आते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देखिए, यहाँ पर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी चीजों को ये बताया गया है कि ये जो चीजें होती हैं लोगों को बहुत ज्यादा हताश कर देती हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और ऐसे ही लोगों का मिसयूज करते हैं ये जो एक्सट्रीम ग्रुप होते हैं जो टेररिज्म को फैलाते हैं। ठीक है, वो इन्हीं लोगों को ढूंढते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत ज्यादा गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो पैसों के लिए, ठीक है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी के लिए टेररिस्ट जो ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते फोर्थ, एथनिक एंड कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स। आपने अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में पढ़ा होगा, वहां पे कितने ज्यादा एथनिक और कल्चरल इश्यूज होते हैं। ठीक है, जहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए एक देश दूसरे देश से आजाद होना चाहता है या अपने देश के अंदर से आजाद होना चाहता है, तो उस टाइम पे जो अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप उन पर्टिकुलर कंट्रीज में पनप जाते हैं। ठीक है, तो उससे टेररिज्म फैलता है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है एथनिक एंड कल्चरल कन्फ्लिक्ट में। फिर आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनकी वजह से ही टेररिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कई लोगों का कुछ गुस्सा होता है, किसी चीज से बदला लेने की भावना होती है। ठीक है, किसी कम्युनिटी के लेके अगर उनको हेट है, किसी गवर्नमेंट को लेके अगर उनको हेट है, उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उनको बदला लेने का एक ही जरा नजर आता है, वो है टेररिज्म। ठीक है, ये चीज। फिर आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। अब आज के टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसको यूज करते हैं और वो अंडरग्राउंड अपना काम चलाते हैं। कम्युनिकेशन उनकी बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गई है। ठीक है, आप जैसे क्रिप्टो करेंसी के द्वारा उनकी जो होती है लेन देन चलते रहते हैं। ठीक है, और ये बिटकॉइंस वगैरह में डीलिंग करते हैं आप, ये बहुत ज्यादा इनका अलग ही केटल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंसिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म पे। देखिए, क्या क्या कंसिक्वेंसेज है। तो पहला है हमारा लॉस ऑफ लाइफ। किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के जो अटैक होते हैं उनकी वजह से कितने सारे मासूम लोगों की जाने जाती हैं, लोग अपने परिवार को खो देते हैं, और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा सफरिंग क्रिएट करती हैं लोगों के अंदर। फिर आते हैं इकोनॉमिक डैमेज। किसी भी कंट्री में जब टेररिस्ट अटैक होते हैं तो लोग वहाँ की जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिजनेस होते हैं, प्रॉपर्टीज, कितना नुकसान होता है। ठीक है, रीबिल्ड करने में कितना ज्यादा अगेन इकोनॉमिक एक्सपेंस आएगा वहाँ पे अगेन, और जो टूरिज्म होता है उस पर्टिकुलर एरिया का वो भी कितना ज्यादा लॉस में चला जाता है। फिर आते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। किसी भी कंट्री या एरिया में जब ऐसे टेररिस्ट अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जो जनता होती है वहाँ की, उसको भी अपनी गवर्नमेंट पे क्या होता है कि ट्रस्ट नहीं रहता है, क्योंकि जब इतने सारे अटैक हो रहे हैं तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट, जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो लोग बैठाते हैं अपनी सरकार को, वो भी यहाँ पर इनस्टेबल हो जाती है इन टेररिस्ट अटैक की वजह से। ठीक है, सोशल फियर एंड इनसिक्योरिटी। सिटीजन में अनसेफ फीलिंग आ जाती है। ठीक है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजें उन्हें लगती है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में, कम्युनिटीज के बीच में टेंशन और मिसट्रस्ट आ जाते हैं इन टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, फिर आता है इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। हम मान के चलिए कंट्री ए है,
और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री बी है। अब इस ए कंट्री में जो भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, वो जो टेररिस्ट होते हैं वो बी कंट्री में जाके छिप जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों कंट्री के बीच में क्या होगा, एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा और जो पीसफुल रिलेशनशिप इनके बीच में शायद होगा वो अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पर ये होता है कि टेररिस्ट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो सरकार होती है वो थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स को अपनाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सिविलियंस होते हैं उनको भी इम्पैक्ट पहुंचता है नेगेटिवली। ठीक है, आपने आफ्सफा का एक रूल पढ़ा होगा। ठीक है, वहाँ पे जो सिविलियंस होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ता है इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, हालांकि इंटेंशन नहीं होती है बट ये उसका एक आउटकम होता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। टेररिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। हमने इसके फैक्टर्स पढ़े, कंसिक्वेंसेस पढ़े। ठीक है, अब अगर हमें इसे कॉम्बैट करना है तो हमें एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो अलग अलग कंट्रीज उनको कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा, है ना, ये सारी चीजें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाई इज क्लाइमेट चेंज अ मोरल इशू, हाउ इज इट बीइंग एड्रेस्ड। देखिए, क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे ग्लोबल इशू है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और इसकी वजह से ह्यूमंस भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, और ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो है ही, साथ साथ में एक सोशल और एक मोरल इशू भी है। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द अर्थ्स टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न्स एंड वेदर कंडीशंस। ठीक है, मतलब ये होता है शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म चेंज होना। ठीक है, पहले क्या हुआ करता होगा कि गर्मी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हुआ करती होंगी, पर आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गई हैं। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल होने लगी है। ये सारी चीजें ही क्लाइमेट चेंज कहलाती हैं। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अर्थ टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न्स एंड वेदर कंडीशंस। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म चेंज हमको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आज से हम लोग 40-50 ईयर्स पहले अगर देखें तो उस टाइम पीरियड पे ज्यादा जो गर्मी होती थी वो इतनी ज्यादा नहीं होती होंगी, लेकिन आज के टाइम पे कितने एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, रेनफॉल कितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती चली जा रही है। तो यही सब क्या है, यही सब जो लॉन्ग टर्म जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे टेम्परेचर में, रेनफॉल में, वेदर में, यही क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, और ये कोई नई चीज नहीं है, हिस्टोरिकली क्लाइमेट चेंज होता आया है, बट वो एक नेचुरल प्रोसेस थी। आज का जो क्लाइमेट चेंज है वो एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से होता है और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब अगर नेचर की बात करें तो नेचर अपने हिसाब से ग्रेजुअली चीजों को चेंज करता है, बट ये जो क्लाइमेट चेंज है बहुत रैपिड क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हार्मफुल बहुत ज्यादा होगा नेचर के लिए भी और हमारे लिए भी। अब इसकी कॉजेज देखते हैं। यहाँ पर मिली 3 चीजें बताई गई हैं, फॉसिल फ्यूल का बल्क बर्न होना, ठीक है, और डिफोरेस्टेशन, और हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक और रीजन है विच इज ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि CO2 हुआ, मीथेन हुआ। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये। ठीक है, ये क्या करती हैं, हीट को ट्रैप करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ये हमारा अर्थ है। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमने आपने पढ़ा होगा, इसकी लेयर्स पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो है, ये जो CO2 और ये मीथेन होती हैं, ये क्या करती है, हीट को ट्रैप करती हैं और हीट को ट्रैप करके ये फिर वापस रिटर्न करते हैं हीट। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर होता है अर्थ का, ये इंक्रीज होता है इसकी वजह से। ऑलराइट, अब आते हैं व्हाई इज क्लाइमेट चेंज अ मोरल इशू। अब ये मोरल इशू क्यों है, क्योंकि ये जो है वो लोगों को अनइक्वली अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ह्यूमंस पे इक्वल इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, ऐसा नहीं है। जैसे कि फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन। आज के टाइम आप फील कर सकते हैं एयर पोल्यूशन, जो जब हम बच्चे होंगे तब इतना ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि वाटर स्कार्सिटी कितनी है, एयर पोल्यूशन कितनी बड़ी चीज हो गई है दिल्ली जैसे सिटीज में। ठीक है, तो चेंजेस कितने जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, जब हम छोटे थे तब तो सबको सही लगता था हमको, पर आज के टाइम पे कितना ज्यादा चेंज हो गया है और यही कंसर्न है कि फ्यूचर जनरेशन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस सब चीजों से। सेकंड इज अनइक्वल इफेक्ट ऑन पुअर। अब देखिए, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में अभी बीच में कितना ज्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हो गया था, तो उस टाइम पे जो एयर प्योरीफायर्स हो गए थे वो कितने ज्यादा महंगे होते चले जाए थे मार्केट में। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या पता लगता है कि जो लोग वेल्दी हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे और वो इन सब चीजों से बच भी जाएंगे कुछ टाइम तक, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास ये सब सारी चीजें अफोर्ड करने का पैसा नहीं है, तो ये लोग ज्यादा सफर करेंगे। ठीक है, जबकि ये तो पॉल्यूशन कर भी नहीं रहे इतना ज्यादा। तो जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, वो तो अपना आराम से कमरों में बैठ कर एयर प्योरीफायर चलाकर, ठीक है, RO वाला पानी पीकर रह रहे हैं। ठीक है, उनको इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट इम्पैक्ट किसको हो रहा है, जो गरीब लोग हैं। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। फिर आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशंस। देखिए, यहाँ पे बताइए कि जो डेवलप्ड नेशन है, आप डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का डिफरेंस आई होप अंडरस्टैंड करते होंगे। डेवलप्ड नेशन वो होते हैं जो कि अब वो उन जिन्होंने ग्रोथ अचीव कर ली है अपनी। ठीक है, लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है वो अभी भी ग्रोथ अचीव करने की प्रोसेस में है। ठीक है, देखिए, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में आई होप आप
डिफरेंस समझते होंगे। डेवलप कंट्री वो होती हैं जो कि अपनी ग्रोथ अचीव कर चुकी हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज वो होती हैं जो कि अभी अचीव करने की प्रोसेस में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो डेवलप कंट्री है ये हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन कर चुकी हैं और कर रही हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वो अभी कुछ ही सालों में बस अपना उन्होंने ग्रोथ स्टार्ट किया है, तो इन्होंने इतना कार्बन इमिशन नहीं किया, यानी कि डेवलप्ड कंट्री ने कार्बन इमिशन हिस्टोरिकली ज़्यादा किया है। ठीक है, हिस्टोरिकली बात कर रही हूँ, ना कि करंट, हिस्टोरिकली। ठीक है, तो इसलिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये इन डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करें, ताकि ये अपना जो कार्बन इमिशन है उसको कम कर पाए। ठीक है, और जो पुअर नेशन है उनको सपोर्ट करें इन सब चीज़ों में। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ। देखिए यहाँ पे बताया गया जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस भी जो अर्थ के मालिक नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस आर स्पीशीज, और उन जैसी अलग अलग स्पीशीज भी हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, जानवर हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उन सबका हमें जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इस नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस नेचर की रिसोर्सेज को यूज करें, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, जो भी वाइल्ड लाइफ है हमारी, फॉरेस्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज, उन सबको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अब आते हैं हाउ इज क्लाइमेट चेंज बीइंग एड्रेस। अब हम एड्रेस कैसे करें, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली। देखिए पहला हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जैसे कि UNFCCC आपने पढ़ा होगा, ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए सारी कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, कन्वेंशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस के लिए पेरिस एग्रीमेंट था। ठीक है, फिर सेकेंड है हमारा यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड, हाइड्रो एनर्जी, ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल से कम हो। फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को ऑब्जॉर्व करने के लिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ट्रीज को प्लांट करना, ये सारी चीजें। फिर आते सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंकरेजेस एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना इस चीज के बारे में, वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे, है ना, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में चेंज कर कर। ठीक है, वेस्ट को रिड्यूस करके या एनर्जी को सेव करके, बहुत सारी चीजें करके। उसके बाद में हम आते हैं कंक्लूजन पे। हमने पढ़ा कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा ग्लोबल कंसर्न है आज के टाइम पे। ठीक है, जहाँ पे हमने बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम यही देखते हैं कि देखिए बाय वर्किंग टुगेदर, साथ में मिलकर ही जो ह्यूमैनिटी कैन क्रिएट अ मोर सस्टेनेबल एंड सेफर फ्यूचर फॉर ऑल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। ऑलराइट, next question is define applied ethics, analyze the methods of justification in applied ethics। देखिए एथिक्स पहले जानते हैं, एथिक्स क्या है। एथिक्स एक फिलोसफी की ब्रांच है। ठीक है, ये क्या स्टडी करती है, मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, इनको स्टडी करती है एथिक्स। तो फिर अप्लाइड एथिक्स क्या है, देखिए अप्लाइड एथिक्स यहाँ पे देखिए, इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल थियरीज, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज टू द स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इशू। मतलब जो भी थियरीज आपने एथिक्स में पढ़ी हैं, ठीक है, उन सबको अगर आप प्रैक्टिकल इश्यूज पे अप्लाई करोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग अप्लाइड एथिक्स। सिंपल है। ठीक है, तो अप्लाइड एथिक्स की मदद से, ठीक है, हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी मेक रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल चॉइस इन एवरीडे लाइफ। हम लोग अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें एक अच्छी चॉइस मेकिंग या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अप्लाइड एथिक्स की मदद से। ऑलराइट, ये हमारे अलग अलग इश्यूज में काम आते हैं, जैसे कि मेडिकल डिसीजन हुए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हुए, बिजनेस कॉन्डक्ट भी हुए, इन सारी चीज़ों में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखते हैं। देखिए मेडिकल एथिक्स में कुछ टॉपिक होते हैं जैसे कि अबॉर्शन, यूथेनेशिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखिए जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, अबॉर्शन को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप इस पे ना डिवाइडेड राय होती है, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। ठीक है, और ये सिचुएशनल होती है, सिचुएशन के हिसाब से सही गलत का हम लोग फैसला कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाइड एथिक्स काम आती है। बिजनेस एथिक्स में क्या होता है कि जैसे फेयर ट्रेड, ऑनेस्टी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत अप्लाइड एथिक्स हमारी यूज होती है। उसके बाद में एनवायरमेंटल एथिक्स में भी पोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स में इस्तेमाल होती है। मीडिया एथिक्स में जो ट्रुथफुलनेस है, प्राइवेसी है, रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं मेथड्स ऑफ जस्टिफिकेशन इन अप्लाइड एथिक्स। तो वही है कि कोई भी एक्शन है, कोई भी एक्शन है कि वो राइट है या रॉन्ग है, हम कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ वैलिड रीजन देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जस्टिफिकेशन इन अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, पहला है हमारा प्रिंसिपल बेस्ड मेथड। यहाँ पर ये जानने के लिए कि कोई भी एक्शन सही है गलत है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपने जनरल मोरल प्रिंसिपल्स को। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्या डिस्क्रिमिनेशन सही है गलत है, तो ये हम लोग गलत ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो है हमारा इक्वालिटी और जस्टिस, इसके खिलाफ आता है। ठीक है, इक्वालिटी और जस्टिस हमारे क्या जनरल मोरल प्रिंसिपल, हमको बचपन से सिखाई जाती हैं चीजें, और इसके खिलाफ अगर कोई कॉन्सेप्ट है विच इज डिस्क्रिमिनेशन, तो ऑब्वियसली वो गलत होगा। तो ये प्रिंसिपल बेस्ड मेथड होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग किस चीज को देखते हैं, जस्टिस,
ऑनेस्टी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इन चीज को बेस पे रखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई एक्शन गलत है या सही है, ठीक है। सेकंड इज कंसिक्वेंशियलिस्ट मेथड। इसमें देखते हैं हम कि कोई भी एक्शन क्या मोरल है या नहीं है, हम इस चीज से डिसाइड करते हैं कि उस एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस आया है, ठीक है, कि क्या उसने बेनिफिट्स प्रोड्यूस किए हैं एज अ कंसिक्वेंस या हार्म। अगर उसने बेनिफिट ज्यादा प्रोड्यूस किए हैं देन हार्म्स, तो वो हमारा मोरल एक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ठीक है। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्यों हमारा मोरल है, क्योंकि ये इट गिव्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ड्यूटी बेस्ड मेथड। ये मेथड हमें मैनुअल कांट ने दिया था, एक फिलोसोफर थे, और ये एम्फेसाइज करते हैं मोरल ड्यूटीज पर और ऑब्लिगेशंस पर, ठीक है, कि कुछ चीजें आपको करनी चाहिए क्योंकि वो आपकी मोरल ड्यूटी है, नॉट बिकॉज कि उसकी कंसिक्वेंसेस क्या है। समझ में आ रही है बात। एग्जाम्पल पे तौर पे लिखा हुआ है कि टेलिंग द ट्रुथ इज कंसिडर्ड अ मोरल ड्यूटी, कि सत्य बोलना आपकी क्या है, मोरल ड्यूटी है। फिर चाहे ही आपको झूठ बोलने से फायदा हो रहा होगा, आप फायदा नहीं लेंगे, आप सच ही बोलेंगे क्योंकि ये आपकी मोरल ड्यूटी है, ठीक है। फिर आते हैं राइट्स बेस्ड मेथड। देखिए, ये बताता है कि कोई भी एक्शन जस्टिफाई कैसे होता है, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, कि अगर लोगों के इंडिविजुअल राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं तो फिर आपका एक्शन जो है वो जस्टिफाइड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सपोर्टेड बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। क्यों हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं, क्यों हम इसको मोरली राइट बोलते हैं, बिकॉज ये इंसानों की फंडामेंटल राइट को सपोर्ट करता है। ऑलराइट, फिर आते हैं केस बेस्ड मेथड। इसको हम कैजुइस्ट्री भी बोलते हैं। इस मेथड में होता क्या है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर केस को एग्जामाइन करते हैं और उसको फिर उसी जैसे सिमिलर केसेस से कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो कि पहले हो गया होगा या जिसको पहले से इवैल्यूएट करके रखा होगा एथिकली। आप समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि डॉक्टर्स ऑफन यूज प्रीवियस मेडिकल केसेस टू मेक एथिकल डिसीजन अबाउट पेशेंट्स ट्रीटमेंट। अगर एक डॉक्टर है, उसको अभी सिचुएशन में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान उसे कोई एथिकल डिसीजंस लेने पड़ जाए, तो वो प्रीवियस मेडिकल जो केसेस है उनको भी देख सकता है कि अच्छा, मुझसे पहले जो केसेस हुए थे वहां पे कैसे डिसीजन लिया गया था, ठीक है, समझ रहे हैं बात, वो वाली चीज है। अब कंक्लूजन देखते हैं। देखिए, अप्लाइड एथिक्स एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे मोरल प्रिंसिपल का हमारी रियल लाइफ इश्यूज में, ठीक है। हमने इसको पढ़ा कि किस किस फील्ड में इस्तेमाल होती है, मेडिसिन, बिजनेस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी। हमने इसके अलग अलग मेथड्स भी पढ़े, ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड, कंसिक्वेंशलिस्ट, ड्यूटी बेस्ड, राइट बेस्ड, केस बेस्ड, ये सारी चीजें। एंड टुगेदर दिस मेथड प्रमोट व्हाट, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड कंट्रीब्यूट टू मोर जस्ट एंड एथिकल सोसाइटी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोरल वैल्यू, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैल्यूज। सबसे पहले समझते हैं मोरल वैल्यूज क्या होती हैं। देखिए, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ये हमारी मदद करते हैं डिसाइड करने में कि क्या चीज सही है, क्या चीज बुरी है, ठीक है। ये हमारे बिहेवियर को भी गाइड करते हैं। ऑलराइट, ये रही हमारी कुछ मोरल वैल्यूज, जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, जस्टिस। ये हेल्प करती है हमें हम ये बताने में कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ठीक है। अब देखिए, जो इंसान इन सारी इन जो प्रिंसिपल है, जो हमारे मोरल प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करता है, तो वो इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि वो ये चीजें जो होती है ना, अपना खुद का कैरेक्टर भी डेवलप करने में मदद करती है और साथ ही साथ में एक पीसफुल सोसाइटी बनाने में भी हेल्प करती है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम अपनी एक्सटर्नल वैल्यूज की। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मनी, वेल्थ, पावर, फेम, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी। ये सब क्या है? ये सब एक्सटर्नल वैल्यूज है। और ये एक्सटर्नल वैल्यूज का मतलब ये होता है कि ये हमारी हेल्प करती हैं ताकि हम अचीव कर पाए हमारे गोल्स और बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करती हैं, दे आर मीन्स टू एन एंड। मीन्स टू एन एंड मतलब ये होता है कि हमारा जो एंड है उस तक पहुंचने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। समझ में आई बात? ओके, एंड दीज वैल्यू डिपेंड्स ऑन देयर यूजफुलनेस एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 500 रुपए का नोट दूं, तो ये 500 रुपए का नोट अपने आप में तो कुछ नहीं है ना, इसकी खुद में कुछ वैल्यू नहीं है, पर हाँ, इस 500 के रुपए के नोट से आप कपड़े खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, ठीक है, बुक्स खरीद सकते हैं। तो इन सब चीजों की, जो चीज आप इससे खरीदेंगे उनकी वैल्यू रहेगी, ना कि ये 500 रुपए का नोट अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। सेम यहाँ पे मनी का एग्जाम्पल था। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एक्सटर्नल वैल्यूज के। देखिए, दे आर यूजफुल फॉर अचीविंग अदर ऑब्जेक्टिव्स, हमारे बाकी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद में देयर इंपॉर्टेंस डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। ऑलराइट, दे आर ऑफन मटेरियल और प्रैक्टिकल इन नेचर। दे मे चेंज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स नीड एंड सोशल कंडीशन। मतलब सोशल कंडीशन हमारी खुद की जो इंडिविजुअल नीड्स होती है उसके हिसाब से बदलते भी है। अब आते हैं इंटरनल वैल्यूज पे। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ट्रुथ, गुडनेस, लव, ऑनेस्टी, जस्टिस, हैप्पीनेस एंड कंपैशन। ये सब क्या है? इंटरनल वैल्यूज है।
कंसीडर्ड वैल्यूएबल इन देमसेल्फ। जैसे हमने 500 रुपीज का नोट देखा था, तो वो खुद में कोई वैल्यू नहीं रखता था क्योंकि वो एक एक्सटर्नल वैल्यू था। लेकिन इंटरनल वैल्यूज क्या होती है, वो खुद में ही वैल्यू रखती हैं, दे आर इनहेरेंटली गुड एंड डिजायरेबल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे ऑनेस्टी इज वैल्यूड बिकॉज बीइंग ट्रुथफुल इज कंसीडर्ड मोरली राइट रिगार्डलेस ऑफ एनी मटेरियल बेनिफिट। ऑलराइट, जस्टिस का भी सिमिलर केस है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इनकी खुद में एक वैल्यू होती है, ठीक है, और ये मोरालिटी और एथिक्स से क्लोजली रिलेट करते हैं, ठीक है, एंड दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। हमारे खुद की कैरेक्टर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे रिमेन इंपॉर्टेंट रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड। कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिले हमें ना मिले, उसके वो नेसेसरी नहीं है, खुद की इनमें इंपॉर्टेंस होती है अपनी। अब देखते हैं, थोड़ा डिफरेंस देखते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में। एक्सटर्नल में देखिए, वैल्यूड एज अ मीन्स टू अचीव समथिंग एल्स, किसी और चीज को अचीव करने के लिए हम एक्सटर्नल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वेयर इंटरनल वैल्यूज में क्या होता है, वैल्यूड फॉर देयर ओन सेक, ये खुद में ही अपनी वैल्यू रखते हैं, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। अब ये था कि मोस्टली मटेरियल एंड प्रैक्टिकल, लेकिन इंटरनल वैल्यूज क्या होती है, मोरल एंड स्पिरिचुअल होती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यूजफुलनेस एंड बेनिफिट्स, एंड ये यूजफुलनेस और बेनिफिट के इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि खुद में ही वैल्यू रखती है। ये क्या होती है, ये यूजफुलनेस और बेनिफिट पे डिपेंड करते हैं, कितना इनका यूज हो सकता है, कितना इनसे बेनिफिट हो सकता है। ऑलराइट, अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, मनी, पावर, फेम, ये एक्सटर्नल है, और ट्रूथ, ऑनेस्टी, जस्टिस ये हमारी इंटरनल है। और यहाँ पे देखिए, जो एक्सटर्नल है ना, वो सर्कमस्टांसेस के साथ में चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी इंटरनल वैल्यूज होती हैं, ये हमारी कांस्टेंट रहती हैं, यूनिवर्सल रहती हैं, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा था मोरल वैल्यूज के बारे में कि एक एसेंशियल प्रिंसिपल है जिससे हम लोग सही गलत का फर्क जान सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने एक्सटर्नल वैल्यूज के बारे में पढ़ा, इंटरनल वैल्यूज के बारे में पढ़ा, और फिर हमें डिफरेंसेस भी देखे। अब देखिए, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो इंटरनल वैल्यू है, दे आर कंसीडर्ड हायर। क्यों? क्योंकि दे शेप अवर कैरेक्टर, और हमारे जो मोरल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट ज्यादा करती है इंटरनल वैल्यूज, ठीक है। तो इंटरनल वैल्यूज के यहाँ पर थोड़ा हायर बताया गया है। ऑलराइट, ओके गाइस, तो हमने अपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। हमारी क्लास की जो भी नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएंगे। ऑलराइट, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी रखिएगा, जो भी डाउट्स हो आपको। ओके गाइस, थैंक यू।